उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे। तो ये सब टॉपिक्स हैं आज की डेट में जो हम लोग डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इन पूरे पर्टिकुलर टॉपिक्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जीएस पेपर 1, 2 और 3 के। एक एक करके इन टॉपिक्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर 1 के पहले टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आदि महोत्सव का। आदि महोत्सव। तो टॉपिक न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हमारे अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है आदि महोत्सव फेस्टिवल का। ये एक मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्राइबल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। तो इस ट्राइबल फेस्टिवल के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके कल्चर को दिखाया जाता है, राइट। ट्राइबल कल्चर को, क्राफ्ट को, क्यूजीन क्यूजीन यानी कि उनका बेसिकली भोजन है ना, कॉमर्स और ट्रेडिशनल आर्ट जो है उनकी, वो यहाँ पर शोकेस की जाती है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के अंदर। और ये हर साल ये इनिशिएटिव होता है, और ये इनिशिएटिव किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइफेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आती है। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। देखो नाम से समझ में आ रहा है, ये ट्राइफेड बॉडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जितने भी बेसिकली जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी चीजें होती हैं उनको प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग करना, ये ट्राइफेड का काम होता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। तो ट्राइफेड जो है उसका ये एनुअल इनिशिएटिव है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, राइट, या आदि महोत्सव जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। और इवेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर सामान हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट के तौर पर दिए गए, जैसे कि पश्मीना वुल हम लोग को देखने को मिलता है। आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पश्मीना वूल जो है वो कहाँ का है, तो आपको ध्यान में रखना है लद्दाख का है। और पटचित्र पेंटिंग एक हम लोग को देखने को मिलती है। क्या आप बता सकते हो कि पटचित्र पेंटिंग कहाँ की है? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्या आंसर दोगे? ओडिशा। ओडिशा ध्यान में रखना, पटचित्र पेंटिंग जो है वो ओडिशा में फेमस है, राइट। आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम लोग एक ढोकरा या ढोकरा स्कल्पचर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर एक श्री अन्न बास्केट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मिलेट्स जो होते हैं ना, मिलेट्स, तो उसको जो है वो अन्न बास्केट के तौर पर जो है वो नाम उसका घोषित किया। और ईयर 2023 जो है, साल 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी है। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंसेस हुए, जैसे कि अब आपको ये ध्यान में रखना है कि बागुर बागुर रुम्बा बागुर रुम्बा डांस जो है वो कहाँ का है? आसाम का है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ का पंथी डांस है एक, और तेलंगाना का गुसादी, राइट। तो ये डांस के नाम आप थोड़े से ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग को बैगा देखने को मिलता है। बैगा बेसिकली एक ट्राइबल ग्रुप भी है, और बैगा परधौनी ये डांस भी है। इसके अलावा हम लोग को सिक्किम के अंदर तमांग सेलो देखने को मिलता है। तमांग सेलो ये सिक्किम का है। गुजरात के अंदर हम लोग को सिद्धि धमाल देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग को परुलिया छऊ जो है वो देखने को मिलता है। पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल का। फिर उत्तराखंड का एक डांस है जिसका नाम है हरुल डांस। तो ये ट्राइबल डांस है जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट में शोकेस किए गए थे। इसके अलावा इस इवेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है? वही प्रमोट करना, बेसिकली ट्राइबल ग्रुप्स जो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है उनकी चीज़ों को प्रमोट करना। तो ये बेसिकली एक आइडिया है डेवलपमेंट का हेरिटेज के साथ। और स्पेशल फोकस यही है, श्री अन्न को जो है वो दिखाया गया, जो कि रीसेंट गवर्नमेंट नॉमेनकल्चर हम लोग को मिलेट के लिए देखने को मिलता है। जो ट्राइबल लोगों ने जो मिलेट्स को उगाया है तो उसको जो है वो श्री अन्न के तौर पर नामित किया है सरकार ने, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप थोड़े से जो है वो ध्यान में रखिएगा। बाकी ट्राइफेड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल लेवल की ये टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलती है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करती है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्राइबल लोग अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। ट्राइबल्स के प्रोडक्ट को सेल आउट करना, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्राइबल लोगों को नॉलेज मिले, टूल्स मिले, इंफॉर्मेशन मिले, जिसके थ्रू जो है ये और सिस्टमैटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट कर सकें। ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ट्राइबल लोगों का हमारी कंट्री के अंदर, उनके प्रोडक्ट्स को सेल आउट करके उनके प्रोडक्ट्स जैसे कि मेटल क्राफ्ट, ट्राइबल टेक्सटाइल्स, पॉटरी, ट्राइबल पेंटिंग और
और भी काफ़ी सारी इनके प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक आदि महोत्सव से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डैम्स के बारे में, ICED के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने साइन किया है एक एग्रीमेंट IIT रूरकी के साथ, और किस पर्पस के लिए? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर डैम के डेवलपमेंट के लिए, जो कि डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसी के अंडर आता है। और आपको शायद पता है कि डैम रिहैबिलिटेशन ड्रिप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू बड़े बड़े जो डैम्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, और छोटे डैम्स भी इवन, तो उनको जो है वो मेंटेन किया जाता है। याद आ रहा है आपको? ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो न्यूज़ क्या आ रही है कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक एग्रीमेंट साइन किया है IIT रूरकी के साथ, और ये इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम जो है वो डेवलप कर रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ डैम रूरकी जो है वो प्रोवाइड कराएगा एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सपोर्ट सर्विस इंडियन और ओवरसीज डैम ओनर्स के लिए, यानी कि फॉरेन डैम ओनर्स और इंडियन डैम ओनर्स के लिए ये बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएगा। ये रिसर्च करेगा, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी काम करेगा, डैम सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। ड्रिप प्रोजेक्ट की बात कर लेगा इस, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था सेंट्रल वाटर कमीशन ने और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ 2012 में ये लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी डैम्स हैं उनकी सेफ्टी को इंप्रूव करना, उनको मेंटेन करना, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो भी फंडिंग गैप जो आ रहा है उसको भरना, यानी कि डैम्स के मेंटेनेंस के लिए फंडिंग अवेलेबल करवाना, साथ ही साथ अर्जेंट फाइनेंस जो है वो स्टेट्स को प्रोवाइड कराना, जिसके थ्रू वो अपने डैम्स को रिपेयर और मेंटेन कर सकें। इसके अलावा वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट्स और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राइट, स्टेट मतलब ये बेसिकली स्टेट्स और सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं सेंट्रल लेवल पर, और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप, वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट्स और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, ये कौन क्या है? ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी कि ड्रिप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम करती हैं। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। गाइस, लेप्रोसी इंडिया के अंदर 52% पूरे दुनिया भर के लेप्रोसी के पेशेंट हैं बताया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान और रोड मैप लेप्रोसी के लिए, 2023 से 2027 का एक रोड मैप है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, राइट। ऑब्जेक्टिव ये है कि 0 केसेस जो है वो अचीव करना लेप्रोसी के 2030 तक। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने आप को 2005 में ही डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया से लेप्रोसी जा चुकी है, बट स्टिल अभी भी पूरे दुनिया भर में अगर लेप्रोसी के 100 पेशेंट हैं तो उनमें से 52 पेशेंट इंडिया में हैं। पूरे दुनिया भर में से 100 पेशेंट हर जगह हैं, तो 52 पेशेंट इंडिया में हैं। सोचो, इतनी बुरी स्थिति है। अब हुआ ये था, ये स्थिति खराब कैसे हो गई? 2005 में तो हम लोगों ने जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि लेप्रोसी एलिमिनेट कर दिया हमने, बट कोविड के कारण हुआ ये कि इसके जो केसेस हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाए, और इसके कारण ये डिजीज़ जो है वो फैलना शुरू हो गई। राज्यों की बात करें, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो ये जो एरियाज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यहाँ की एक या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यहाँ से एलिमिनेशन टारगेट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया, अचीव नहीं हो पाया, और यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा केसेस इन एरियाज़ पर हमारी कंट्री के देखने को मिलते हैं, लेप्रोसी के केसेस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें कि लेप्रोसी क्या है, तो ये एक बहुत ही लंबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल ध्यान में रखना, जो कि स्किन को, नर्व्स को, लंग्स को और आईज को अफेक्ट करती है। इसको हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और ये किस चीज़ के कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया के कारण। इसके सिम्टम्स की बात करें
तो इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है स्किन का कुछ पार्ट जो है या तो थोड़ा सा लाइटर या फिर डार्कर जो है वो नॉर्मल से दिखने लगता है। कभी कभी स्किन के एरियाज जो होते हैं वो रेडिश हो जाते हैं कई केसेस में, और मतलब कॉमन केसेस में जो हम लोग को स्किन मतलब फीलिंग जो होती है ना, कोई भी टच करते हैं तो स्किन की जो फीलिंग होती है राइट, तो वो खत्म हो जाती है। अब ये फैलता कैसे है, तो ये एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शन है, संचारी संक्रमण है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलता है। मोस्ट कॉमन रूट जो है वो ट्रांसमिशन का हम लोग को देखने को मिलता है वो है नेजल सीक्रीशन, यानी कि छींकने वगैरह से जो है वो जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं ना, तो उससे जो है ये फैलता है। इसको हालांकि इजीली ट्रीट किया जा सकता है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक से, जैसे कि डेप्सोन, क्लोफेजिमाइन और रिफेम्पिसिन राइट। तो इस प्रकार की एंटीबायोटिक्स से इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा एक हमारा प्रोग्राम भी है, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है मेजर ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें डिजीज का बर्डन रिड्यूस करना है, डिसेबिलिटी प्रिवेंट करनी है, अवेयरनेस इंप्रूव करनी है मासेस के बीच में राइट, लेप्रोसी से रिलेटेड, और क्योरेबिलिटी यानी कि उसको क्योर जो है वो करना है। और लेप्रोसी फ्री इंडिया जो है वो विजन हम लोग को नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम का देखने को मिलता है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है पूरे दुनिया भर में जनवरी के लास्ट संडे को। हर साल लास्ट संडे जो होता है जनवरी का, उस समय ये ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, ये थीम है वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 की। और थीम जो है वो तीन मेन पॉइंट्स पर मेनली फोकस करती है। एक कि लेप्रोसी का एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल है, दूसरा इमीडिएट एक्शन लेने की आवश्यकता है राइट, रिसोर्सेज और कमिटमेंट्स को लेकर, और तीसरा कि लेप्रोसी जो है वो प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है। तो ये है पूरा ओवरऑल टॉपिक लेप्रोसी से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2023 गार्डियन 2023, तो ये इंडिया और जापान के बीच में हुई है राइट, और कहाँ पर, कर्नाटक में। तो याद रखिएगा इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज धर्म गार्डियन हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में इंडिया और जापान की फोर्सेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ड्रिल कंडक्ट करती हैं, कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट करती हैं, एक दूसरे से अपने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हैं, अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो है वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देती हैं, टैक्टिक्स की कैसे फील्ड में किस प्रकार की टैक्टिक्स अपनानी है मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। और 2022 में इंडिया और जापान को 70 साल कंप्लीट हो गए थे, इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। इंडिया और जापान के डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो इंडिया जापान डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक सेंट्रल पिलर है दोनों ही कंट्रीज के बीच के बायलैटरल टाइज का रिलेशन का। रिसेंट ईयर्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि स्ट्रैटेजिक मैटर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए दोनों इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो एक साथ जो है वो मिलकर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। आई थिंक यू नो अबाउट इट राइट, हमको ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ के बारे में पता है। बताओ कोई किसी को आइडिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो कौन सी एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें जापान भी जो है वो शामिल है? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ कौन सी एक्सरसाइज है। क्वाड, क्वाड में हम लोग को कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। पता है ना ये वाली बात आपको? फिर इंडिया और जापान जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्राई सर्विसेज एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन नेवी और जापान की जो नेवल फोर्स जो हमें देखने को मिलती है वो पार्टिसिपेट करती है इस बायलैटरल एक्सरसाइज में, जैसे कि जिमेक्स, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, पैसेज एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज जैसे कि मिलन, मालाबार। इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करती है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज में, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। 2023 के अंदर हम लोग को वीर गार्डियन भी देखने को मिला, उसका उद्घाटन जो है वो किया गया राइट, जिसमें ये प्रिसाइज प्लानिंग करेंगे,
एयरफोर्स, मतलब इंडिया, अब देखो आर्मी के लिए है, इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज नेवी के लिए है, और अब एयरफोर्स के लिए भी वीर गार्डियन हम लोग को देखने को मिल रही है। आर्मी के लिए जो है वो धर्म गार्डियन है, एयरफोर्स के लिए वीर गार्डियन है, और नेवी के लिए हम लोग को काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस देखने को मिलती, मिलन, मालाबार, जिमेक्स वगैरह। अब सिग्निफिकेंस क्या है जापान का, तो जापान की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी इंडिया की इंडिजीनियस, यानी कि इंडिया की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। इंडिया जापान के एक्सपीरियंस जो है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उससे जो है वो मांग सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो उससे ले सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया को बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंटल असिस्टेंस जो है वो जापान से प्राप्त होता है वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर ओपन इंडो पैसिफिक, कुछ ऐसे भी इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि ओपन और थ्राइविंग इंडो पैसिफिक एक इंपॉर्टेंट है दोनों ही कंट्रीज के बीच में डेवलपमेंट के लिए। चाइना एक कॉमन हम लोग का जो है वो दुश्मन आप कह सकते हो, या कॉम्पिटिटर आप कह सकते हो, इंडिया और जापान दोनों का। यूएसए का रोल भी एशिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। कॉर्ड के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली, राइट, थोड़ी सी एक ब्रीफ आइडिया। तो ये है पूरा एक ओवरऑल टॉपिक, ये हम लोग का एक्सरसाइज धर्म गार्डियन से रिलेटेड टॉपिक देखने को मिला था, बट इंडिया और जापान के बीच के भी कुछ डिफेंस रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। एयर इंडिया ने एक बहुत ही शानदार एविएशन डील जो है वो साइन करी है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टाटा ग्रुप की एयर इंडिया है, तो टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने ऑर्डर किया है लार्जेस्ट एवर एयरबस और बोइंग प्लेन्स को, यानी कि अभी तक के सबसे ज़्यादा एयरबस और बोइंग प्लेन्स को खरीदने की डील जो है वो अभी साइन हुई है। एयर इंडिया ने रिसेंटली लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया है एयरबस और बोइंग के साथ, जिसमें टोटल 470 नए एयरक्राफ्ट, जिसमें 70 वाइड बॉडी यानी कि बड़े प्लेन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑर्डर के अंदर 40 एयरबस A350 के, 20 बोइंग 787 के, 10 बोइंग 777-9 के, और मतलब 777 के, और 9 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट्स। इसके अलावा 210 एयरबस A320, A321 नियो, और 190 बोइंग 737 मैक्स सिंगल प्लेन्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार की, अब ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं कौन से प्लेन्स, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि एयर इंडिया ने, टाटा ग्रुप की एयर इंडिया ने अभी तक के सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेन को परचेज करने का उठाया है। अब इस डील से जो है वो ये होगा कि एक सिंगल एयरलाइन जो है वो भारी मात्रा में इसका ट्रैफिक बढ़ जाएगा, सिंगल एयरलाइन का, यानी कि एयर इंडिया का। 100 बिलियन US डॉलर की प्राइस इसकी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। पहले कुछ नए प्लेन जो है वो लेट 2023 में जो है वो सर्विस में आ जाएंगे, और बल्क जो आएगा वो 2025 में आएगा। ये डील अनाउंस करी थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, US के प्रेसिडेंट ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट ने, एज अ सिंबल के तौर पर कि इन कंट्रीज़ के बीच में, USA, फ्रांस और इंडिया के बीच में एक डीपर रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले टाटा ग्रुप और सिंगापुर अलायंस जो है उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन करा, विस्तारा डील साइन करी कि विस्तारा को जो है वो मर्ज कर दिया जाएगा एयर इंडिया से। टारगेट ये है कि मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो जाएंगी। तो एयर इंडिया बहुत शानदार सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि विस्तारा की तो आपको शायद पता हो, जिन लोगों ने ट्रैवल किया है विस्तारा से, यू नो वेरी वेल कि विस्तारा की सर्विस काफ़ी अच्छी है, एयरलाइन सर्विस। और एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज करेंगे तो एयर इंडिया की सर्विस भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, और अब तो इंप्रूव हो ही गई है एयर इंडिया की सर्विस पहले के कंपैरिजन में। और इंडिया जो है, बट हाँ वो खाना अच्छा नहीं देते हैं बस सो इंडिया जो है वो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन मार्केट है, और ये डील जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी, गवर्नमेंट का गोल जो है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाना, तो गोल अचीव करने में ये डील हेल्प करेगी। कुछ एविएशन डील के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो ये अभी तक की, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी नए एयरक्राफ्ट की ऑर्डर की डील है एक सिंगल एयरलाइन के द्वारा। ये डील जो है वो उस समय आई है जब इंडिया जो है वो फेस कर रही है डिप्लोमेटिक प्रेशर वेस्ट से रशियन ऑयल के इंपोर्ट को लेकर, और ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग को बूस्ट करना है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और उस समय पर ये डील हम लोग को देखने को मिल रही है।
एयर इंडिया और एयरबस की डील जो है वो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है और एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट भी है इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। क्योंकि देखो एयरबस फ्रांस की है और ये हम बात करें बोइंग की तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लेना, बोइंग यूएसए की है। एयर इंडिया और बोइंग का एग्रीमेंट है, इसमें लिखा भी यहाँ पे आगे, एयर इंडिया और बोइंग का एग्रीमेंट जो है 200 से भी ज़्यादा अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट का, ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स को सपोर्ट करेगा 44 स्टेट्स में अमेरिका की, राइट। और यूएस इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करेगा। अब इंडिया के अंदर एविएशन इंडस्ट्री की जो है वो बात करें तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर रही है गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी, बावजूद उसके कि वो लॉस मेकिंग में है, यानी कि लॉस जो है वो कर रही है, उसके बावजूद अभी भी उसमें कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एट प्रेजेंट इंडियन एयरलाइन मार्केट जो है वो ये बेसिकली इंडिगो के थ्रू डोमिनेटेड है। आपको पता है इंडिगो की प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट, इंडिगो के। और इसके अलावा इसका शेयर हम लोग को इंडिगो का 58.8% देखने को मिलता है, फिर विस्तारा, फिर एयर इंडिया। इंडिगो के तो प्लेन्स वाकई में बहुत ज़्यादा हैं और हालांकि इंडिगो की सर्विस भी अच्छी है, मतलब वो डिले नहीं करती है उनकी फ़्लाइट्स। मतलब जैसे ही अगर एक बार पूरा पैसेंजर आ जाते हैं तो बिफोर टाइम भी फ़्लाइट उड़ जाती है। और इसके अलावा इंडिया जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एयर पैसेंजर मार्केट है चाइना और यूएसए के बाद, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। फाइनेंशियल ईयर 2022 में ही अकेले इंडिया की पैसेंजर ट्रैफिक में हम लोग को लगभग 189 मिलियन जो है वो देखने को मिला था, यानी कि क्राउड की अगर हम बात करें, पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें 189 मिलियन, जिसमें डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैफिक जो था वो लगभग 166 मिलियन से भी ज़्यादा था और इंटरनेशनल पैसेंजर का ट्रैफिक 22 मिलियन के आसपास का हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा इंडियन एविएशन सेक्टर से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 400 मिलियन पैसेंजर्स को हर साल जो है वो 7 से 10 सालों में जो है वो करेगा, यानी कि मतलब इतने बड़े पैसेंजर्स को जो है वो डील करेगा इंडियन एविएशन सेक्टर आने वाले समय में। वाइल गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन ये है कि एयर ट्रैवलर्स के नंबर जो है वो 40 करोड़ तक बढ़ जाएंगे 2027 तक। डिस्पाइट पैंडेमिक के बावजूद भी डोमेस्टिक एयरलाइंस जो है उन्होंने नए नए एयरक्राफ्ट जो है वो अपने पास शामिल करना शुरू कर दिया है, राइट। और ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन ये है कि 5 सालों में ये 1200 एयरक्राफ्ट तक जो है वो लेकर आ जाएंगे, शामिल कर लेंगे अपनी कंपनीज में। अब मेजर चैलेंजेस सबसे बड़ा ये होता है इनका फ्यूल, जिसको हम लोग एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, आपको पता होना चाहिए। प्लेन में फ्यूल कॉस्टली होता है। इवन प्लेन में आपने जब ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा कि बैग जो होता है ना, बैग उसका वेट मेरे ख्याल से 15 किलो होता है। अलग अलग एयरलाइंस का अलग अलग होता है, एक इन जनरल मैं बता रहा हूँ 15 किलो तक का आप सामान जो है वो अपने साथ जो है वो ले जा सकते हो। और मेरे ख्याल से शायद 7.5 किलो का हैंड बैग आप जो है वो ले जा सकते हो अंदर। बट उससे ज़्यादा जब सामान होता है ना तो आपको एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल ऑल्सो, क्योंकि उनका फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसका। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 45% ऑपरेशनल कॉस्ट का होता है इंडियन एयरलाइंस के, वाइल फ्यूल कॉस्ट जो होता है इंडियन एयरलाइंस का ये हायर है एज कम्पेयर टू ग्लोबल, अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स की। यानी कि इंडिया के अंदर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलती है कि इंडिया के अंदर महंगा बिकता है एविएशन फ्यूल एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री। इसके अलावा करेंसी फ्लक्चुएशन ऑलमोस्ट 35 से 50% इंडियन एयरलाइन जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, मतलब उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो यूएस डॉलर में चलता है। अब यूएस डॉलर में वो उनके खर्चे जो चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जो है ये फ्लक्चुएशन के कारण उनको लॉस जो है वो कई बार फेस करना पड़ता है ना, रुपीज़ के डेप्रिसिएशन के कारण। फिर कंपटीशन की बात करें तो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी सारे प्लेयर्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, नए नए प्लेयर्स मार्केट के अंदर एंटर करते जा रहे हैं, प्राइस वॉर भी चल रहा है, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी है कैपिंग और फ्लोर एयर फेयर्स का एयरलाइंस के लिए, तो इसके कारण हम लोग को कई बार देखने को मिलता है कि प्राइस वॉर भी जो है वो मतलब आपस में कंपनीज के बीच में चलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, काफ़ी सारे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इंडिया के अंदर जो है वो लिमिटेड है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है क्योंकि एयर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है।
और फिर कर्जे में भी हैं, काफ़ी सारी कंपनीज लॉसेस बियर कर रही हैं। पेंडेमिक के कारण, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बढ़ने के कारण इंडियन एयरलाइंस ने जो है वो बहुत लॉस जो है वो रिकॉर्ड किया है रीसेंट ईयर्स में। इनका कर्जा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। फिर रेगुलेटरी चैलेंजेस भी हैं। इंडियन एविएशन सेक्टर जो है ये काफ़ी सारे रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ जो है इसके कारण जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करती हैं। कई बार इनकी प्रॉफिट रूल्स रेगुलेशंस भी कई बार इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक बैरियर का काम करते हैं। बट एविएशन सेक्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये काफ़ी आगे हैं। एविएशन सेक्टर सपोर्ट करती है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड, और कंट्री की जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करती है। इसके अलावा एविएशन सेक्टर कनेक्टिविटी के लिए फेमस है, ये आप लोग जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो आपस में सामान का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह लोगों का मूवमेंट। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड वगैरह, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, ये भी एविएशन सेक्टर के थ्रू होता है। फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, राइट, मिलिट्री पर्सनल के मूवमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के मूवमेंट, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं सर्वेलांस के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। आगे की बात करें तो इंडियन एविएशन सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल, क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करते हैं इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करने में, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब MCLR के बारे में यहां पर बात हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। तो MCLR के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने बढ़ा दिए हैं अपने MCLR को अप टू 15 बेसिस पॉइंट। MCLR के बारे में बात करें तो उसको लेकर आई थी RBI ऑब्वियसली 2016 में, और इसने रिप्लेस किया था बेस रेट स्ट्रक्चर को, जिसको 2010 में जो है वो शामिल किया गया था। ये लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक या फिर लेंडर, आप बैंक समझो, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कि बैंक जो है वो ऑफर करती है। और फाइनल रेट ऑफ लेंडिंग जो होती है, यानी कि जिस पे आप फाइनल रेट की जिस पे आप लोन दे दोगे, इसके अंदर रिस्क प्रीमियम और बैंक का स्प्रेड, रिस्क प्रीमियम एंड स्प्रेड्स चार्ज बाय द बैंक। तो इसी में, यानी कि आप सिंपल सी चीज ध्यान में रखना, इट इज द लोएस्ट रेट दैट बैंक ऑफर्स, बात खत्म। MCLR, इट इज द लोएस्ट रेट दैट बैंक्स ऑफर। ये एप्लीकेबल होता है फ्रेश कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, यानी कि न्यू कॉर्पोरेट लोन्स के लिए, और फ्लोटिंग रेट लोन्स के लिए जो कि अक्टूबर 2019 से पहले लिए गए हैं। आप तो ये ध्यान में रखना, कॉर्पोरेट लोन्स के लिए MCLR, यानी कि सबसे लो रेट में लोन जो ऑफर किया जाता है वो MCLR। अपार्ट फ्रॉम दैट RBI ने जो है वो स्विच कर दिया है एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट में, यानी कि सिस्टम में, जहां पर लैंडिंग रेट जो है वो लिंक है किससे, रेपो और ट्रेजरी बिल रेट से। तो अभी RBI ने जो है वो फोकस किया है कि हम जो है वो उसको स्विच कर देंगे सिस्टम से, किस सिस्टम से, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लैंडिंग रेट सिस्टम, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एम और ऑब्जेक्टिव्स का क्या होता है, तो इंप्रूव करना पॉलिसी रेट्स के ट्रांसमिशन में, यानी कि बैंक भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कि रेपो रेट अगर डिक्रीज हुआ है, RBI ने कम किया है, तो दूसरी बैंक्स भी जो है वो अपने रेट्स कम करें। ट्रांसपेरेंसी लेकर आना जो बैंक्स फॉलो करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। इंश्योर करना कि बैंक का क्रेडिट जो है वो अवेलेबल प्रोवाइड किया जाए और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो फेयर हो, राइट, क्योंकि बैंक जो है वो अपने कस्टमर्स को जो है, क्लाइंट्स को जो है वो फेयर इंटरेस्ट रेट में जो है वो लोन्स ऑफर करे, क्रेडिट ऑफर करे, और बैंक जो है वो और कॉम्पिटिटिव बने, राइट। तो ये मेन कुछ ऑब्जेक्टिव्स के हम लोग को देखने को मिलता है। तो सिंपल शब्दों में MCLR, द लोएस्ट रेट जिसमें बैंक जो है वो लोन्स ऑफर करती है, दैट इज MCLR। अब मॉडरेटिंग करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में यहां पर बात हो रही है। सो रीसेंट डेटा बता ये रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इट विल मॉडरेट डिस्पाइट द ग्लोबल स्लो डाउन ट्रिगर्ड बाय राइजिंग इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। तो आपको ऑलरेडी पता है
मुद्राफीसदी, महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बढ़ रहा है, पूरे दुनिया भर में स्लो डाउन जो है वो चल रहा है। तो बताया जा रहा है कि मंदी के बावजूद हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कैड जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो रहा है। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। बट आरबीआई के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 36.4 बिलियन यूएस डॉलर था। सितंबर 2022 के लिए एक्सपेक्टेशन ये था कि ये सेकेंड हाफ ऑफ 2022-2023 में जो है वो मॉडरेट होगा, कम होगा, राइट, और मैनेजेबल हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो कैड के मॉडरेशन की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट डेफिसिट के मॉडरेशन की बात करें, तो इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि काफ़ी सारी कमोडिटी की जो प्राइजेस हैं उसमें गिरावट आ गई है, वर्कर्स के रेमिटेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं, सर्विस एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, विदेशी निवेशक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा जो है वो सेलिंग प्रेशर में कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। सेलिंग प्रेशर में कमी का मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट कि मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना पैसा जो बाहर निकाल लेते हैं, तो वो अभी यहाँ पर होल्ड करके रखे हुए हैं। सो दिस इज दैट कि इन्वेस्टर ने सेल कर दिया, मैं सेलिंग प्रेशर इज लाइक कि इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और उसने अपने इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर दिया, दैट मीन्स कि उसने अपना पैसा वापस निकाल लिया, तो उसमें भी कमी हुई है। तो इसके कारण भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या? तो जब भी व्हेन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इट एक्सपोर्ट, इट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। बात समझ रहे हो? डेफिसिट बोलते हैं ना, कमी, घाटा। डेफिसिट कि जितना इंपोर्ट आ रहा है उससे ज्यादा अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तो वो सरप्लस हो जाएगा। बट जितना इंपोर्ट अगर आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट आ रहा है, मतलब एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, सामान बाहर कम भेज रहे हैं और सामान अंदर जो है वो ज्यादा लेकर आ रहे हैं, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, जो अभी कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात भी है। अब ट्विन डेफिसिट की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों को मिलाकर ट्विन डेफिसिट बनता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है कि सरकार जो है वो उसकी रेवेन्यू से ज्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ इसका क्या डिफरेंस है तो आपको ऑलरेडी पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। बट कैट जो है वो थोड़ा सा अलग है बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ। ये सिर्फ मेजर करता है गैप इन अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सिर्फ इतना बताते हैं कि अर्निंग क्या है, एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है, दैट्स इट। इंपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बताते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट्स इट, उसकी वैल्यू का। फिर करंट अकाउंट जो है इट ऑल्सो फैक्टर्स इन द पेमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल डिप्लॉयड ओवरसीज। तो जो भी पेमेंट वगैरह जो होती है, क्योंकि अल्टीमेटली करंट अकाउंट डेफिसिट इज जस्ट टेलिंग कि हमारे पास बाहर से कितना पैसा आ रहा है और हम बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, दिस इज द पॉइंट, बस और कुछ नहीं। इफ द करंट अकाउंट द कंट्रीज ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन विद अदर कंट्रीज शो सरप्लस, इट इंडिकेट्स मनी इज फ्लोइंग इनटू द कंट्री। भाई करंट अकाउंट सरप्लस में मतलब पैसा हमारी कंट्री में ज्यादा आ रहा है, डेफिसिट में है तो कम आ रहा है, और अभी कैट जो है वो कम हुआ है, ये चीज आपको समझनी हो, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। इकोनॉमी के इंडिकेटर की बात करें तो कैट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेटर के तौर पर भी देखने को मिल सकता है एक इकोनॉमी के लिए, राइट। वो डिपेंड करता है कि क्यों वो कंट्री जो है वो डेफिसिट पे चल रही है, क्या उस कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कुछ वो है क्या, लाइक काइंड ऑफ कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जिससे कि वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही, दैट्स वाई वो इम्पोर्ट ज़्यादा जो है वो उठा रही है, तो एक बात समझ में आती है कि उसके यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंट्री, राइट। अब इंडिया की पोजीशन की जो है बात करें तो इंडिया का करंट पोजीशन जो है वो डेफिसिट साइड पर है, क्योंकि कंट्री की डिपेंडेंसी अभी भी ऑयल इंपोर्ट के ऊपर है, पॉइंट टू बी नोटेड, इसलिए हम डेफिसिट पे हैं। अब क्या कर सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए, तो करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस किया जा सकता है एक्सपोर्ट को बढ़ाकर, राइट। नॉट फालतू की चीज़ें हम इंपोर्ट ना कराएं, गोल्ड, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ठीक है। और करंट अकाउंट की बात करें तो नेशन का जो करंट अकाउंट है वो मेंटेन करता है एक रिकॉर्ड कंट्री के ट्रांजैक्शन का दूसरी कंट्रीज के साथ, मतलब इट इज़ लाइक अ करंट अकाउंट कि हम किस कंट्री के साथ जो है वो कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड की बात होती है, इन्वेस्टमेंट्स, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में नेट अर्निंग कितनी हो रही है, पेमेंट्स किस प्रकार से ट्रांसफर जो है वो किए जा रहे हैं, जैसे रेमिटेंसेज वगैरह,
एक अकाउंट जो है वो डेफिसिट पर जब जाता है जब पैसा जो है, इनकम जो है, यानी कि कमाई जो है खर्चे से ज़्यादा कम हो जाए, मतलब खर्चा ज़्यादा है कमाई कम है तो दैट डेफिसिट, कमाई ज़्यादा है खर्चा कम है तो सरप्लस, सिंपल सी चीज़। इसको कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर। ट्रेड गैप को एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लोग बोलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इक्वल्स टू ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर प्लस नेट इनकम अब्रॉड। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। रीजंस क्या होते हैं डेफिसिट को कम करने की, तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता ही दिया कि हमारे इंपोर्ट्स में जो है वो गिरावट आना शुरू हो गई है थैंक्स टू आत्मनिर्भर भारत अभियान, राइट। नॉन ऑयल इंपोर्ट जो है वो गिर गए हैं, राइट, क्योंकि प्राइजेस जो है हम लोग को देखने को मिला है कि वो भी कम हो गए हैं, राइट। इसके अलावा हमने रशिया से भी जो है वो इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल को सस्ते में। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो ये बस कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ खास नहीं है इस चीज़ में। तो कैड आपको समझ में आ गया। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो क्या है, कुछ भी चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ध्यान में रखना है। डेफिसिट मतलब कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। सरप्लस मतलब कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। रेजिंग ITBP स्ट्रेंथ एंड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं कुछ डिसीजन, जैसे कि बताया जा रहा है कि ITBP के नए बटालियन, 7 नए बटालियन जो है वो बढ़ाए जाएंगे और उसमें 9,000 ट्रूप्स यानी कि सोल्जर्स को जो है वो एडिशनली शामिल किया जाएगा। 4800 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए, जिससे कि माइग्रेशन को स्टॉप किया जाएगा और टूरिज्म को जो है वो, यानी कि जो भी विलेजेस चाइना की बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं तो उन विलेजेस को डेवलप किया जाएगा। 4.1 किलोमीटर का शिंकुला टनल जो है वो बनाने का प्रपोजल क्लियर हो गया है, जो कि मनाली दारचा पाडुम निम्मू एक्सेस पर हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा ये ब्रिज। डिसीजन ये भी है जो स्ट्रेंथ है ITBP की उसको बढ़ा दी जाएगी 88,000 से 97,000 जो है वो की जा रही है। ये 4th लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हम लोग को देखने को मिलती है, जिसका स्टेप यही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिक्योरिटी को और एनहेंस करना। अब देखो ये चाइना की बॉर्डर पर जो है वो ट्रूप्स को बढ़ाया जा रहा है, राइट, बिकॉज यू गाइज नो वेरी वेल कि चाइना जो है वो मतलब एग्रेसिव स्टेप जो है वो लेने के लिए जो है वो काम कर रहा है बैकग्राउंड में, तो इसलिए हम लोग जो है वो अपने ट्रूप्स को वहाँ पर ज़्यादा एलोकेट कर रहे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए और आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। फिर डिसीजन जो है वो यही है कि एडिशनल बटालियन को भी रेस करना है, जैसे कि 7 एडिशनल बटालियन, जिससे कि बॉर्डर एरियाज को बेटर तरीके से मॉनिटर किया जा सके, उसकी निगरानी और कड़क की जा सके। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं चाइना की बॉर्डर में? तो एक तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इंडिया और चाइना के बीच में हमेशा झगड़े होते रहते हैं बॉर्डर को लेकर। फ्रीक्वेंट स्टैंड ऑफ और टेंशन हम लोग को देखने को मिलती है। एक तो डिफिकल्ट टेरेन होने के कारण वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी दिक्कत है, वहाँ पर कुछ चीज़ बनाई नहीं जा सकती, किसी भी चीज़ को वहाँ पर बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क जो है वो हो जाता है। और चाइना जो है वो एग्रेसिवली अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को जो है वो डोकलाम और गलवान वैली के ऊपर जो है वो बढ़ा रही है। वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट। मॉडर्न वारफेयर टेक्टिक्स का उपयोग करती है चाइना, जैसे कि साइबर थ्रेट्स, ड्रोन अटैक, मालवेयर का उपयोग करती है, राइट। इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, चाइना ने जो है वो ट्रेड सरप्लस किया है 69 बिलियन US डॉलर का, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट करती है, राइट। और पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है, ये वाली चीज़ें भी हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो क्या है? तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड विलेज डेवलपमेंट स्कीम है, जो कि पहली बार अनाउंस की गई थी 2022 बजट में, और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख वाले एरियाज़ को जो है वो कवर करती है। ये 2963 विलेजेस को कवर करती है, जिसमें 663 जो है, यानी कि 2963 विलेजेस में से 663 जो है वो पहले फेज में कवर किए जा रहे हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के थ्रू। और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का ये प्रोजेक्ट है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ये ओवरलैप नहीं करता, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये आइडेंटिफाई करता है, डेवलप करता है इकोनॉमिक ड्राइवर्स, लोकल
नेचुरल ह्यूमन और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर विलेजेस के नदन बॉर्डर्स में, तो उनको ध्यान में रखते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में क्या ऐसी चीज़ है जिसके कारण वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो लोकली देखता है, यानी कि इन सीटू काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ये हम लोग को नज़र आता है। और साथ ही साथ ग्रोथ सेंटर्स को डेवलप करने का काम करता है हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर। हब एंड स्पोक मॉडल मतलब कि जैसे कि एक सर्कल है और उसके मतलब आजू बाजू जो है वो ब्रांचेस जो है वो आ गई है, तो उसको हब एंड स्पोक बोलते हैं, यानी कि एक सिंगल हब और उसकी मल्टीपल ब्रांचेस। तो ये क्या करती है, सोशल एंटरप्रेन्योर्स के प्रमोशन के थ्रू, वुमेन और युवाओं के एम्पावरमेंट के थ्रू, यानी कि सेंटर्स क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर जैसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये एक सिंगल सेंटर है, उसमें लोगों को स्किल्स डेवलप होती है, फिर लोग जो है बाहर जाकर जॉब्स करते हैं। या एक आप ये भी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर जैसे कि इंक्यूबेटर स्टार्टअप्स के लिए होता है, राइट, इंक्यूबेटर, तो ये क्या करते हैं, ये और भी दूसरे लोगों को ट्रेन करते हैं कि कैसे दूसरों को ट्रेनिंग देना है, तो दैट इज हब एंड स्पोक मॉडल, राइट। तो इस पर जो है वो काम करता है ये, ठीक है। देखो लिखा भी है इसमें कि ये स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू, राइट, क्योंकि उस एरिया की अगर हम बात करें बॉर्डर एरियाज की, तो वहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। वन विलेज वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर शामिल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें सिंकुला टनल के बारे में। तो सिंकुला टनल, अब देखो ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकेशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन जो है वो सिविल सर्विसेज पूछती है। तो सिंकुला टनल के बारे में बात करें तो इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है 1681 करोड़ रुपए में, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा ये टनल, सुरंग। ये टनल जो है वो कंप्लीट की जाएगी दिसंबर 2025 तक, और ये हिमाचल प्रदेश की लाहुल वैली को जांस्कर वैली के साथ जो है वो कनेक्ट करेगी लद्दाख के। तो लाहुल वैली हिमाचल प्रदेश में है, जांस्कर वैली जो है वो लद्दाख में है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। और इसका रूट जो है वो दारचा शिंकुला पाडुम नीमू के रूट पर हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी ये क्रिएट करेगी। फिर आईटीबीपी फोर्स के बारे में बात करें, जिसको बढ़ाया गया है, अभी 7 बटालियन इसकी शामिल की गई हैं। तो ये शामिल हुई थी 1962 में फ्रंटियर इंटेलिजेंस के तौर पर, सिक्योरिटी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर सेटअप करने के तौर पर इसको शामिल किया गया था। 1992 में पार्लियामेंट ने कानून लागू किया, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट। 2004 में हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया चाइना की पूरी बॉर्डर पर जो है वो आईटीबीपी जो है वो शामिल हो गई, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने लगी। तो ये गार्ड का काम करती है, राइट, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है, सिक्योरिटी का काम करती है, काउंटर इंसर्जेंसी का काम करती है, राइट। इंटरनल सिक्योरिटी रोल्स भी इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे करके हमने इनके बटालियंस को इंक्रीज कर दिया है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डार्फ प्लैनेट पता है ना आपको क्या होता है, छोटे प्लैनेट, यानी कि डॉर्फ प्लैनेट ऐसा प्लैनेट होता है, प्लैनेट तो होता है बट वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसको जो है वो प्लैनेट घोषित कर दिया जाए, राइट, यानी कि सोलार सिस्टम में जिसको शामिल कर दिया जाए। अब एक यूनिक रिंग जो है वो पाई गई है डार्फ प्लैनेट के आजू बाजू। सो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया है एक रिंग, डार्फ प्लैनेट क्यूआओआर, डार्फ प्लैनेट है क्यूआओआर। तो उसकी कुइपर बेल्ट पे जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहां पर एक रिंग जो है वो इन्होंने डिस्कवर करी है। रीसेंट स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई है मॉरगाडो ऑफ फेडरल यूनिवर्सिटी के द्वारा, ब्रूनो मॉरगाडो, तो इनका नाम वगैरह याद नहीं है। तो ये फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो दे जेनेरियो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ब्रूनो सिकार्डी ये पेरिस ऑब्जर्वेटरी के हैं। तो इन्होंने पाया है कि एक रिंग जो है वो आजू बाजू घूम रही है एक प्लैनेट के, राइट। और रिंग जो है ये बेसिकली बताया जाता है कि काफ़ी दूर है, रोश लिमिट से जो है वो काफ़ी दूर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। रोश लिमिट जो है वो एक मैथमेटिकली डिटरमाइंड डिस्टेंस है कि एक रिंग जो है वो मतलब किस पोजीशन पर होनी चाहिए। तो याद रखना, रोश लिमिट जो है वो एक प्लैनेट की, या आप कह सकते हो कि जो सोलार सिस्टम की जो बॉडीज़ हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनके आजू बाजू जो भी रिंग होती है तो वो कितने एक्सटेंट तक हो सकती है, तो उसकी एक लिमिट को हम लोग रोश लिमिट जो है वो बोलते हैं, ठीक है। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है ज़्यादा, ये टॉपिक उतना कुछ खास है नहीं इसमें, हालांकि है काफ़ी सारी चीज़ें, बट आप रोश लिमिट के बारे में ध्यान में रखो। और एक ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक रिंग जो है वो पाई गई है डॉर्फ प्लैनेट के पास, और ये
QROR, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कावार बोलेंगे इसको वैसे तो, कावार। तो ये 4 बिलियन माइल्स की दूरी पर है सन से, और ये प्लूटो से आधा है, 50% साइज है इसका प्लूटो से कंपैरेटिवली। और इसके मून जो है उसको बोलते हैं वी वॉट। वैसे ये पूछेंगे नहीं, बट फिर भी कभी कभी बाई चांस पूछ ले, न्यूज़ में आया तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको ऑब्जर्व किया गया था 3 सालों के लिए अर्थ बेस्ड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप की मदद से। अब रॉश लिमिट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी के आजू बाजू, यानी कोई भी डजेंट मैटर की प्लानट है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी सोलार सिस्टम के अंदर, तो उसमें हम लोग को देखने को होता है कि कितनी दूरी पर उसके रिंग जो है वो हो सकती है, राइट। मैक्सिमम लिमिट कि रिंग कहाँ तक हो सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं होगी, तो उसको रॉश लिमिट बोलते हैं, ठीक है। एक फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर के नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया था, रॉश का, ठीक है। और क्यूपर बेल्ट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक रीजन है आउटर सोलार सिस्टम के बियॉन्ड हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। नेपट्यून का जो के ऑर्बिट पर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। नेपट्यून और ऑर्बिट के थोड़ा सा दूर, और यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं क्यूपर बेल्ट में। गेरार्ड क्यूपर के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा गया है। ये माना जाता है क्यूपर बेल्ट में जो है वो काफ़ी सारे कॉमेट्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। ये सोर्स है काफ़ी सारे कॉमेट्स का, जो कि सोलार सिस्टम पर जो है वो एंटर करते हैं। मोस्ट फेमस ऑब्जेक्ट जो क्यूपर बेल्ट में हम लोग को देखने को मिलते हैं वो प्लूटो, एरिस, हाउमिया, राइट, मेक, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं है इसमें, क्लियर। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो अभी चले जाइए, वहाँ पर जो है वो आपको आज के करंट अफेयर्स की PDF, और वहाँ पर आपको अभी करंट अफेयर्स का क्विज भी जो है वो मिल जाएगा, राइट। और एक नंबर है 9713283811। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9713283811। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। काफ़ी सारे एक्साइटिंग चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं आपकी प्रिपरेशन को बेस्ट करने के लिए। चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।